वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा और सबसे पहले संस्कृत की शुरुआत जो है वर्णों से की जाएगी। जैसे वर्ण, वर्ण विचार विमर्शः। सबसे पहले बात आती है वर्णः, अतः वर्ण किसे कहते हैं। वृणोति इति वाङ्मयम्, वाङ्मयम् यानी भाषा। वृणोति वर्ण करती है, अथवा चुनती है। अर्थात भाषा जिसका वर्णन करती है, अर्थात भाषा जिसका वर्णन करती है, जिसका वर्णन करती है अथवा चुनती है, अथवा चुनती है, वर्ण कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और साधारण सी भाषा में यदि देखा जाता तो भाषा की वह ध्वन्यात्मक इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। वर्णः द्विधा, अथा वर्णों के दो प्रकार होते हैं। धा प्रत्यय का प्रयोग, जो जिसी भी पद में धा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो प्रकार के लिए किया जाता है, अतः उसके भेद के लिए किया जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर अचवर्ण, दो व्यंजन हल वर्ण। अब स्वर वर्णों को अच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो सब स्वरों के अंतर्गत आते हैं। इसे व्यंजन वर्णों को हल वर्ण के नाम से जाना जाता है। हल वर्ण के नाम से जाना जाता है क्योंकि व्यंजन हल वर्ण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। अब नंबर एक स्वर अचवर्ण। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात उच्चारण हेतु स्वयं पर आश्रित वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बगैर दूसरे अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण शरोपरि आश्रितानि यानि तानि व्यंजनानि। अर्थात वे वर्ण
अतः वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, तो अब हम इसको दोबारा देखते हैं। वृणोति इति व्यंग में अर्थात भाषा जिसका वर्णन करती है अथवा चुनती है वे वर्ण कहलाते हैं। वर्णाद्वधा वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण स्वयं राजन्ते इति स्वरः अथा उच्चारण हेतु, वे वर्ण जो उच्चारण हेतु स्वयं पर आश्रित रहते हैं। अगर बगैर अन्य वर्णों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जाता है वे वर्ण स्वरवर्ण कहलाते हैं। और व्यंजन वर्ण स्वरों पर ही आश्रितानि यानी तानि व्यंजनानि अथा उच्चारण हेतु जो स्वरों पर आश्रित रहते हैं वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब आगे देखिए स्वर वर्ण। स्वर वर्णों के भी दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की जो संस्कृत में जो संख्या है वो है 5 है। ए, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वरों की जो संख्या है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और रे। इन कुल स्वर वर्णों की जो संख्या है, ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या है जो है 8। यदि आपसे ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वो 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 8 और कुल स्वरों की संख्या यदि पूछी जाए तो 13। अब इससे आगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों के भी 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। जिनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है कचर तक। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। पांचों वर्ग जो होते हैं खे, गे, घे, णे, चे, छे, जे, झे, ए, टे, ठे, डे, ढे, ढे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं जिनको
यण वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये, वे, रे, ले। और इनका क्रम, यण वर्णों का क्रम ये, वे, रे, ले भी होता है और ये, रे, ले, वे भी होता है। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 और ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या है वो ऊष्म व्यंजन जो है से 3 सकार और 1 हकार, अर्थात ये संख्या हुई 4। यदि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 33, और यदि आपसे केवल स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 25, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4, और यदि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 33। चलो दोबारा देखते हैं व्यंजन वर्ण जिनके 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिसमें क से लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण आते हैं 5 वर्गों के। अंतस्थ व्यंजन, जिनको यण वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और इन यण वर्णों को, अंतस्थ व्यंजन वर्णों को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। उस व्यंजन में 3 सकार और 1 हकार आता है, जिसमें 4 टोटल हो गए 33। ये हो गए आपके वर्ण। इनके अलावा संयुक्त अक्षर भी होते हैं। एक, दे, श्रे, त्रे और 6। ये संयुक्ताक्षर जिन वर्णों से मिलकर बनते हैं, जिन व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, दे प्लस ये प्लस ए, श्रे, से, रे, ए, ते, रे, ए, के, शे, ए। ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, लेकिन उनकी संख्या में इन संयुक्ताक्षरों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यदि आपसे केवल स्पर्श व्यंजन अर्थात कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4, और कुल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी जाए तो, जबकि इन संयुक्ताक्षरों को उनकी संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब इससे आगे, ये तो आपके हो गए वर्ण। अब यहाँ वर्ण विचार जो चैप्टर है, ये आगे आपको संधि उनमें आपके लिए काम आएगा। तो इससे अगला जो आपका चैप्टर रहेगा वो होगा संधि। अब देखिए संधि जो पद है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में के प्रत्यय संयुक्त करने पर संधि पद निष्पन्न होता है। संधि पद निष्पन्न होता है, और जिन पदों के अंत में की प्रत्यय संयुक्ता वो नित्य पुल्लिंग पद होते हैं। नित्य पुल्लिंग पद होते हैं, अर्थात हमारा जो ये संधि पद है वो कौन सी लिंग का है? पुल्लिंग का है। संधि पद की व्युत्पत्ति हुई सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय संयुक्त करने पर संधि पद निष्पन्न होता है, अतः की प्रत्यय जिन पदों के अंत में प्रयुक्त किया जाता है वो नित्य पुल्लिंग पद होते हैं। अब है संधि की परिभाषा। वर्णम संधानम संधि, अर्थात वर्णम वर्णों के संधान, वर्णों के संधानम मेल को संधि कहते हैं।
अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात यह है वर्णों का मेल स्वर से स्वर का, स्वर व्यंजन का, और व्यंजन या स्वर व्यंजन और विसर्ग का भी हो सकता है। अब है अगली जो परिभाषा है, पर है सन्निकर्ष है संहिता। पर है सन्निकर्ष है संहिता अर्थात वर्णों के समीपता अथवा निकटता की संहिता संज्ञा होती है। संहिता संज्ञा होती है अर्थात संधि होती है। अर्थात ये संहिता जो संज्ञा होती है, वर्णों जब दो वर्ण, कोई भी दो वर्ण पास पास बिठाए जाएं तो उन दोनों वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। जैसे पर धन उपकार है, पर के अंत में जौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है वो है ए, और उपकार के पूर्व में स्वर वर्ण सम्मिलित है वो है उ। अब ये प्लस से पहले वाले वर्ण को कहा जाता है पूर्व वर्ण। क्या कहा जाता है? पूर्व वर्ण। और प्लस के बाद वाले वर्ण को कहा जाता है पर वर्ण। प्लस से पहले वाले वर्ण को कहा जाता है पूर्व वर्ण और प्लस के बाद वाले वर्ण को कहा जाता है पर वर्ण। अब इन दोनों वर्णों के स्थान पर ए और उ दोनों वर्णों के स्थान पर जो परिवर्तन होगा गुण संधि के अनुसार वो होगा ओ। अब दोनों वर्णों के स्थान पर परिवर्तन हुआ, मेल जो हुआ इसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे अब इसको हम मिलाकर लिख सकते हैं, पर धन ओ धन पकार है। अब देखो ऐसा मैंने कहता व्याकरण त्रयी ने कहा है कि बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। अतः जब तक हम इन व्यंजन वर्णों में स्वर को सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब इस ऐसे ये रे पूरा हो गया, इसकी जो टांग टूटी हुई है, इसकी जो टांग टूटी हुई है ये पूरी हो गई, और इसमें जो ओ की मात्रा वो सम्मिलित करती जाएगी। बाद में क्या शेष रहा? पकार है। अर्थात इस स्थिति को पर धन उपकार है, इस स्थिति को कहा जाता है संधि विच्छेद। क्या कहा जाता है? संधि विच्छेद। अतः किसी पद के सार्थक अर्थ निकालते हुए उसके दो खंड किए जाए तो उसे कहा जाता है संधि विच्छेद, और उनको मिलाकर यदि एक पद बनाया जाए तो उसे कहा जाता है संधि। उसे कहा जाता है संधि। अब आगे देखिए, संधि जो कार्य किया जाता है तीन पद में किया जाता है। नंबर एक, किसी एक पद में शब्द में संधि कार्य जो किया जाता है तीन पदों में किया जाता है। किसी पद में जैसे पवन है, विद्यालय इत्यादि। अब जैसे जो पवन है जो पद है इसमें अब की ध्वनि आ रही है तो इसका जो संधि विच्छेद होगा पो धन अन है। विद्यालय का विद्या धन आलय। तो संधि जो कार्य किया जाता है एक पद में किया जाता है। नंबर दो, उपसर्ग और धातु में, जैसे अध्यागच्छति जिसका संधि विच्छेद होगा अधि धन आगच्छति।
अतः धातु प्लस से पहले उपसर्ग है और प्लस के बाद में भी उपसर्ग है, उसके बाद क्या है, धातु है। तो संधि जो कार्य किया जाता है एक पद में भी किया जाता है और धातु और उपसर्ग के मध्य में भी किया जाता है। अगला है समास में। समास में अर्थात समस्त पद, जब किसी भी सामासिक पद का समास बनाते समय यदि हमें संधि कार्य हो रहा हो तो हमें संधि कार्य अवश्य ही करना चाहिए। जैसे नील उत्पलम, इसका ये तो है समस्त वो समास विग्रह। जब हम इसका सामासिक पद बनाएंगे अर्थात समस्त पद बनाएंगे तो संधि जो कार्य होगा वो होगा नीलोत्पलम। अर्थात तीनों शब्दों में अर्थात तीन उनमें हमें संधि कार्य करना पड़ता है किसी एक पद के अंतर्गत, उपसर्ग और धातुओं के मध्य में और समास में। यदि समस्त पद में अर्थात समास विग्रह करते समय समास विग्रह में यदि समास में यदि संधि कार्य निश्चित हो तो करना आवश्यक है, अन्यथा यदि उसमें संधि नहीं हो रही हो तो संधि करना कोई आवश्यक नहीं है। यदि संधि जरूरी है तो उसमें संधि कार्य करना आवश्यक होता है। अब है इससे आगे संधि के भेद। इससे आगे संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर अच संधि। दो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के जो भेद हैं वो जो आपके सिलेबस में है वो है यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, देखिए वैसे तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो केवल 5 ही हैं। इनके अलावा पहला जो है यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, इनके अलावा सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि और एक होती है प्रकृति भाव संधि। ये 8 भेद होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो केवल 5 ही भेद हैं। हमें केवल इन 5 भेदों का ही अध्ययन करना है स्वर संधि के अंतर्गत। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, पर सवर्ण संधि।
अब अगली जो संधि है उसके जो भेद हैं आपके सिलेबस में वो है नंबर 1 सत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, विसर्ग लोप संधि, संधियों के अंतर्गत हमें स्वर के अंतर्गत इन 5 भेदों का, व्यंजन के अंतर्गत 4 भेदों का और विसर्ग के अंतर्गत उन 4 भेदों का अध्ययन करना है। इसके अलावा हम अगली क्लास में यण संधि का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक, अगली जो क्लास होगी उसमें हम यण संधि का अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो अब हम कल की क्लास में मिलते हैं।